हेलो स्टूडेंट, मैं तनी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इलेक्ट्रिकल रिसर्च एकेडमी के ऑनलाइन पोर्टल पे। बार का पेपर होने वाला है, मतलब कि अभी तक फॉर्म भरा जा रहा है मगर पेपर ज़रूर होगा, ठीक है। तो स्टेपनरी ट्रेनिंग की जो पेपर होता है नहीं ITI लेवल पे, उसमें किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आज हम लोग उसको देखेंगे। हालांकि ये पेपर नहीं है मगर एक PDF हम डाउनलोड किए थे जिसमें क्या किया था, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लिखा गया था, यानी PDF बनाया गया, ठीक है। तो उसी PDF को आज हम लोग सॉल्व करेंगे और ये जो जितने भी 40 क्वेश्चन हैं ये सेम सेट में पूछे गए क्वेश्चन हैं। बस यही है कि उसमें हिंदी इंग्लिश दोनों अनुवाद रहता है, तो इसमें केवल इंग्लिश में अनुवाद करके लिखा गया है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, जिसको क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अगर क्वेश्चन लगेगा कि सर इसी लेवल का पूछेगा या फिर सर इसी लेवल का पूछा भी गया था, तो कमेंट, लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। और चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्वेश्चन देखें तो पहला क्वेश्चन क्या पूछा है कि द पावर कंज्यूम्ड इन अ सर्किट एलिमेंट, यानी हम इसको हिंदी में देखो बता देंगे अच्छे से कि यानी किसी सर्किट में ऊर्जा क्या बोलते खपत होगा, सही सजीव पावर शक्ति की खपत होगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो पूछा है कि लीस्ट सबसे कम पावर खपत कब होगी, और वो कब होगी जब उसका कालांतर कितना होना चाहिए। तो हमको पता है सर कि हमको पता है कि VI cos फाई होता है, ठीक है। और cos 90 की वैल्यू क्या होती है सर, 0 होती है cos 90 की। तो cos 90 कब आता है, जब सर प्योर इंडक्टर या प्योर कैपेसिटर है। तो सर जब कालांतर 90 डिग्री होगा तो हमारी उस समय पावर 6 कितनी हो जाएगी, तो पावर 6 0 हो जाएगी, ठीक है। तो इसको याद रखना, क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर B सही हो जाएगा, सही है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। फॉर्म फैक्टर का अनुपात क्या कहलाता है, यानी फॉर्म फैक्टर किसका अनुपात होता है, यानी आकृति गुणांक किसका अनुपात होता है। तो एक फार्मूला हम लोग पढ़ते हैं ऑफलाइन बैच में, फ्रा लिखते हैं, फॉर्म फैक्टर बराबर RMS बटा एवरेज। तो RMS यानी RMS तो हो ही गया और एवरेज दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा है। अगला क्वेश्चन ये पूछा है कि कैपेसिटेंस रिएक्टेंस कब ज़्यादा होगा। तो हमको पता है कि सर जी XC बराबर होता है 1/2 पाई FC, यानी जब फ्रिक्वेंसी की वैल्यू ज़्यादा होगी तो रिएक्टेंस कम होगा, ठीक है। और जब फ्रिक्वेंसी की वैल्यू कम होगी तो रिएक्टेंस ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं कि सर जी कैपेसिटेंस लेस होगा जब फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी, इसलिए ऑप्शन नंबर B हमारा सही आंसर हो जाएगा, सही है। चलो अब देखो जो क्वेश्चन नंबर 4 है, जस्ट उसको पहला और फोर्थ में कोई अंतर नहीं है, बस थोड़ा सा घुमा के पूछ दिया है। क्या पूछा है कि प्योर इंडक्टिव सर्किट में कितना पावर क्षय होता है। तो बोलोगे कंज्यूम सम पावर, यानी कुछ पावर क्षय होता है। कोई पावर डू नॉट टेक पावर फ्रॉम ऑल ऑफ द लाइन, यानी कोई भी पावर क्षय नहीं होता है। या फिर एक साइकिल में पावर लेता है दूसरे में रिटर्न कर देता है। तो सर हमको पता है कि प्योर इंडक्टर कोई भी पावर क्षय नहीं कराता है, ठीक है, क्योंकि cos 90 कालांतर 90 हो जाता है और cos 90 की वैल्यू 0, यानी पावर भी 0 हो जाएगी, सही है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर वही क्वेश्चन फिर घुमा के पूछा है कि पावर फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग सर्किट विल बी 0, निम्न में से किसका पावर फैक्टर 0 हो जाता है। तो देखो रेसिस्टेंस में वोल्टेज और करंट तो समानुपाती होते हैं, यानी समानुपाती बोल रहे हैं, एक फेज में होते हैं। तो एक फेज में होने का मतलब कालांतर 0, और cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, यानी पावर फैक्टर यूनिटी तो होगा, कोई दिक्कत नहीं। मगर जब इंडक्टर या कैपेसिटर की बात करते हैं तो V और I के बीच में 90 डिग्री का कालांतर बन जाता है, और कालांतर का ही अगर हम कुज्जा लेते हैं तो वो पावर फैक्टर कहलाता है। तो cos 90 की वैल्यू क्या हो जाती है 0 हो जाती है, यानी बोथ B एंड C हमारा सही आंसर हो जाएगा, सही है। ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं जी, तुम उठा के देख लेना किस लेवल के क्वेश्चन पूछेगा, और ये क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, तो ध्यान से जरूर देख लेना और कॉन्फिडेंट बिल्डअप कर लेना कि सर इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हमको इस पर थोड़ा कम मेहनत करने की आवश्यकता है। हालांकि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहे हैं UPPCL TG2 का, उसमें भी ये सब सारे क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये सब तो सर हो ही रहा है, मगर अब हमको ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। स्किल टेस्ट बोल रहे हैं, जो फर्स्ट पेज होता है ये तो सेकेंडरी होता है ना, एडवांस टेस्ट इसको बोलते हैं। एक प्रीलिम्स टेस्ट होता है जो केवल क्वालिफाइंग नेचर का होता है, तो उसको पास करना ज़रूरी होता है ना, क्योंकि इसमें चाहे जितना नंबर आने लोगे प्रीलिम पास नहीं होगे तो क्वालिफाई नहीं करोगे। चलो अगला देखते हैं। अगला क्या पूछा है, अच्छा, इफ़ यू विश टू इंक्रीज द अमाउंट ऑफ करेंट इन अ सिस्टम फ्रॉम 120 से 160 एम्पियर, यानी तो आप चाहते हैं कि हमारी जो 120 मिली एम्पियर की धारा है वो 160 मिली एम्पियर की धारा हो जाए, और वोल्टेज कितना है 2 वोल्ट का 24 वोल्ट है। तो न्यू वोल्टेज कितनी होनी चाहिए,
ठीक है। तो पहले हम पुराने वाले से क्या निकाल लेते हैं, प्रतिरोध निकाल लेते हैं, ठीक है। अगर पुराने वाले से प्रतिरोध निकालते हैं तो कितना आ जाएगा हमारा सर, आर बराबर वी बटा आई। तो वी कितना है सर जी, ये 24 है, आई कितना है 120 मिली एम्पियर है, कोई दिक्कत नहीं, 120 है मिली है तो इसको 1000 कर देते हैं, इससे काट दिए, ये कितना आ गया हमारा 1200, सही है ना, 12 ही आ रहा है ना, हाँ सर सॉरी 2 आएगा ना, 12 करें क्योंकि 12 से 24 काटोगे तो 2 आएगा, यानी 200 एम्पियर आ रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 200 ओम हमारे आंसर आ रहा है। अब हमको 200 मिल गया, आर की वैल्यू कितनी है 200 है। अब आगे देखो क्या होगा, अब हमको जब 200 मिल गया, आर की वैल्यू हमारी कितनी हो गई 200 हो गई, ये धारा का मान पता चल गया, ये हमारे धारा का मान पता चल गया, दिया 160 मिली एम्पियर बनाना है। तो अब न्यू वोल्टेज कितना होगा, ध्यान से देख लो, तो कैसे लिख सकते हैं, V बराबर आई आर, आई की वैल्यू कितनी है 160 मिली है तो इसको 1000 भाग दे देते हैं, और प्रतिरोध कितना है 200 ओम है, कोई दिक्कत नहीं, इसको इससे उड़ा देते हैं, इसको इससे उड़ाते हैं, 16 दूनी 32, कितना हो जाएगा सर हमारा 32 वोल्ट आंसर निकल के चला आएगा, सही है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, ये तो आराम से हो जाएगा, इसको सॉल्व कर देते हैं, आंसर मिलेगा तो मार देंगे। क्या बोल रहा है कि 12 वोल्ट की वोल्टेज है और 68 ओम के रेजिस्टेंस, तो करंट कितना होगा, तो सर आई बराबर वी बाई आर होता है, वी का मान कितना है तो 12 है, आर का मान कितना है 68 है, इसको काटते हैं कटेगा, हाँ सर 6 कटेगा और ये 34 हो जाएगा, और कटेगा, हाँ सर कटेगा, ये 3 हो जाएगा और ये 17 हो जाएगा, ठीक है। भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, ये 30 हो जाएगा तो 17 दूनी 34, तो 1.76 समथिंग आएगा, देखते हैं नीचे ऑप्शन है एक करके और कुछ, हाँ तो हमारा देखो क्या हो जाएगा 176, ये सॉल्व करके देख लेना, हमको यही लग रहा है अप्रॉक्सीमेटली यही आंसर आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि मिली एम्पियर में तो पक्का आएगा, क्योंकि 3/17 था, ठीक है, तो मिली एम्पियर में आएगा ही आएगा। अपने हिसाब से देख लेना इसका सही क्या है, वैसे बी और सी में से कोई आंसर होगा, ठीक है ना। चलो अगला देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछा गया है, थोड़ा बड़ा था इसलिए ऐसा कर दिया। चलो क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट रेजिस्टेंस ऑफ अ रियोस्टेट, जब वोल्टेज इतना दिया है करंट इतना दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, फिर आई बराबर ओम ला तो आएंगे ही आएंगे, तो आर बराबर कितना हो जाएगा वी बाई आई, वी हमारा कितना है 18 है और ये क्या है 220 है, ठीक है, मिली है तो कहाँ चला जाएगा सर, ये ऊपर चला जाएगा, ये किलो में हो गया, कोई दिक्कत नहीं, इसको रहने देते हैं किलो में, ठीक है, किलो में तो चलेगा ही चलेगा। अच्छा और कुछ कर सकते हैं, इसको जब 18/2 से भाग दोगे, ठीक है, तो 180 हो जाएगा, तो हमको लगता है इसको उड़ा देते हैं, ठीक है, इसको उड़ाते हैं कितनी बार में, ये हमारा जाएगा सर 11 बार में, ये हमारा जाएगा 9 बार में, ठीक है, तो इसको काटोगे, अगर ये 90 ले लेते हो तो 8.2 आएगा, 8.20 ओम आएगा, कितना आएगा 820 ओम हमारा आंसर चला आएगा, ठीक है, 820 ओम आंसर आएगा, देख लेना ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलो अगला देखते हैं, क्या बोला है कि रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए जब करंट और वोल्टेज दिया हो तो आर बराबर आई बाई वी होता है, तो सर जी ये तो फॉल्स है, क्योंकि हमको पता है कि ओम्स लॉ बराबर क्या होता है, आर बराबर वी बटा आई होता है, तो आर बराबर वी बटा आई इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि यहाँ पे सही नहीं दिया था इसलिए गलत हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, क्वेश्चन क्या पूछा है कि 12 वोल्ट आर अप्लाइड अक्रॉस द रेसिस्टर है, यानी एक रेसिस्टर के सापेक्ष हम 12 वोल्ट सप्लाई दे रहे हैं, करंट कितना लिया जा रहा है रेसिस्टर द्वारा 3 मिली एम्पियर का, तो रेसिस्टर का मान बता दो, कोई दिक्कत नहीं है, आर बराबर फिर वही वी बटाई, तो 12 ये हो जाएगा, ये 3 ये हो जाएगा, ये मिली है तो ऊपर आके किलो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, तो कितना हो जाएगा 4 किलो में, हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला देखते हैं, एज द लोड इज अप्लाइड टू अ सिंक्रोनस मोटर, ठीक है, सिंक्रोनस मोटर पे लोड अप्लाई किए, द मोटर टेक्स मोर आर्मेचर करंट बिकॉज, तो आर्मेचर क्या होता है ज़्यादा करंट खींचने लगता है, क्यों खींचता है सर, क्योंकि इनक्रीज द लोड हैज़ टू टेक इन मोर करंट, दूसरा रोटर बाय शिफ्टिंग इन फेज बैकवर्ड कॉजेज मोटर ऑफ द मोर करंट, बैक ईएमएफ डिक्रीजेज कॉजिंग द इंक्रीज मोटर जल, तो देखो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा हमारा सही हो जाएगा, यानी क्या सही है कि जब तुम आर्मेचर लोड बढ़ाते हो तो आर्मेचर करंट ज़्यादा इसलिए खींचता है क्योंकि जो उसका रोटर है, ठीक है, वो बैकवर्ड शिफ्ट हो जाता है, यानी जिसको तुम लोड एंगल बोलते हो, ठीक है, लोड एंगल क्या हो जाता है बढ़ जाता है, ठीक है, किसके कारण लोड बढ़ाने के कारण, जिससे क्या होता है वो ज़्यादा करंट खींचने लगता है और अपने आप को बैलेंस करने का प्रयास करता है, क्योंकि देना तो सिंक्रोनस स्पीड है, तो कैसे देगा, तो सर टॉर्क बढ़ा के तगड़ा देना पड़ेगा उसको, तो इसलिए वो क्या करता है
हालांकि स्टार्टिंग टॉर्क तो नहीं होती मगर रनिंग टॉर्क कुछ ना कुछ तो चाहिए उसको ना, इसलिए ऐसा करता है। तो होता क्या है, तो शिफ्टिंग बैक होता है, इसलिए क्या होता है, ज़्यादा करंट खींचने लगता है। सही है। चलो अगला, सिंक्रोनस मोटर कैन बी मेड सेल्फ स्टार्टिंग। अच्छा, सिंक्रोनस मोटर को सेल्फ स्टार्टिंग कैसे बना सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं। पोनी मोटर का प्रयोग करके, प्राइम मूवर लगा के, इंडक्शन मोटर लगा के, डीसी मोटर लगा के सब कर सकते हैं। मगर एक सबसे विधिवत और सबसे सिंपल तरीका जो अधिकतर पढ़ते हैं सर, डैम्पिंग वाइंडिंग का प्रयोग करके। ठीक है, तो जो डैम्पर वाइंडिंग है वो कहाँ लगता है, तो सर डैम्पर वाइंडिंग हमारा लगता है रोटर पोल्स पे लगता है। ठीक है, कहाँ लगता है सर, रोटर पोल्स पे लगता है, इसको याद रखना। और ये आर्मेचर के साथ श्रेणी में होता है। सही है ना। चलो अगला देखते हैं, रियूटिंग इन सिंक्रोनस मोटर टेक प्लेस। ठीक है, यानी क्या रियूटिंग मतलब समझो कि जब हंटिंग होती है, रियूटिंग नहीं होना चाहिए था, हंटिंग होना चाहिए था, गलत लिख दिया। ठीक है, हंटिंग कम सिंक्रोनस मोटर में आता है। तो सर जब हमारा लोड वेरी करता है तब हमारी सिंक्रोनस मोटर में हंटिंग आती है। ठीक है, तो सर जब लोड वेरी करता है तो हंटिंग आती है। सही है, इसको याद रखना। हंटिंग आती है तो क्या होता है, कंपन आने लगता है, फाउंडेशन हिलने लगता है। तो उसका एक ही उपाय है, क्या करते हैं उसको, जब लोड वेरीज होता है तो हंटिंग को भी दूर करने के लिए हम डैम्पर वाइंडिंग का ही प्रयोग करते हैं। सही है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिंक्रोनस मोटर क्या है, ऊपर ही ऑप्शन दे दिया है, कोई दिक्कत नहीं सर, नॉन सेल्फ स्टार्टिंग मोटर है। क्या है, नॉन सेल्फ स्टार्टिंग मोटर, क्योंकि इसका स्टार्टिंग टॉर्क 0 होता है। सही है, तो अपने से स्वयं से क्या हो सकता है, स्टार्ट नहीं हो सकता। इसको स्टार्ट करने के लिए डैम्पर वाइंडिंग का प्रयोग करते हैं। सही है। चलो अगला, ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर कैसे प्रयोग करते हैं, सिंपल है। तो ओवर एक्साइटेड मोड का प्रयोग हम करते हैं, और याद रखना है ओवर एक्साइटेड हो तो हो मगर उस पर कोई भी मैकेनिकल लोड ना हो, नो लोड हो। ठीक है, तब उस समय हम जो सिंक्रोनस मोटर का प्रयोग करते हैं पावर करेक्शन के लिए प्रयोग करते हैं, जिसको हम लोग सिंक्रोनस कंडक्टर भी कहते हैं। और अधिकतर करके सिंक्रोनस मोटर का यही काम रह जाता है, क्योंकि बेचारे के पास स्टार्टिंग टॉर्क तो है नहीं, करेगा क्या खाली बैठ कर। सही है ना। चलो अगला, अ 3 फेज 4 वायर सिस्टम इज कॉमनली यूज्ड इन। 3 फेज 4 वायर कहाँ प्रयोग करते हैं, तो सर सेकेंडरी ट्रांसमिशन में, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में प्रयोग करते हैं। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन में भी 3 फेज 3 वायर, प्राइमरी में 3 फेज 3 वायर, सेकेंडरी में 3 फेज 3 वायर। याद रखना, जब ट्रांसमिशन की बात होती है तो अर्थिंग सबसे ऊपर होता है। ठीक है, और जब डिस्ट्रीब्यूशन की बात करती है तो सबसे नीचे न्यूट्रल होता है। सही है ना, इसको याद रखना, अधिकतर पूछा जाता है। चलो अगला क्वेश्चन है, एक कंडक्टर है, सैग के कारण जो कि 2 पोल के बीच में जो लटकन होता है तार का, उसको सैग बोलते हैं। ठीक है, तो कैसा शेप ले लेता है, तो सर वो जो शेप लेता है टेक्निकली वर्ड इसी तरह पूछेगा तो कैटनरी शेप ले लेता है। इसको याद रखना, कैसा शेप लेता है सर, कैटनरी शेप ले लेता है। सही है ना, कैटनरी मतलब ये। सही है ना। चलो अगला देखते हैं, अरे हाँ चलो, कैटनरी शेप चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, ये दिक्कत होता है जी। अगला क्वेश्चन देखो, अ सर्किट इज डिसकनेक्टेड बाय आइसोलेटर। यानी आइसोलेटर का प्रयोग हम कब करते हैं, जब सर आइसोलेटर में या फिर उस सिस्टम में कोई धारा न जा रही हो तब हम लेते हैं। ठीक है, यानी ये कह सकते हैं कि सर जब हमारा लाइन में कोई करंट ना हो तब हम क्या करते हैं, आइसोलेटर डिस्कनेक्ट करते हैं। और लगाते भी तभी हैं जब उसमें कोई भी कनेक्शन ना हो, कोई भी लाइन करंट सप्लाई ना हो तब। सही है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, द यूज़ ऑफ स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर इज मेड बाई वेयर द कंडक्टर है। अच्छा, सिंपल कहानी, स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर का प्रयोग कब करते हैं, तो सर जहाँ पे हमको शार्प कर्व की आवश्यकता हो। ठीक है, शार्प कर्व की आवश्यकता हो या फिर डेड एंड की आवश्यकता हो। ठीक है, तो उस समय हम किसका प्रयोग करते हैं, स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर का प्रयोग करते हैं। साइकिल टाइप इसी का टाइप होता है मगर वो लो वोल्टेज के लिए प्रयोग होता है, और ये हाई वोल्टेज के लिए हम साइकिल का प्रयोग करते हैं, सॉरी स्ट्रेन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, याद रखना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, पूछा क्या है, कांस्टेंट वोल्टेज ट्रांसमिशन इंटेल द फॉलोइंग डिसएडवांटेज। यानी कांस्टेंट वोल्टेज ट्रांसमिशन के लिए निम्न में से क्या डिसएडवांटेज है। अच्छा क्वेश्चन क्या पूछा है, शॉर्ट सर्किट करंट ऑफ द सिस्टम इंक्रीज, लार्ज कंडक्टर एरिया इज रिक्वायर्ड फॉर द सेम पावर ट्रांसमिशन, ये पूछा है। चलो तो देखो,
जब कांस्टेंट वोल्ट सोर्स चाहिए होता है, जब हाई वोल्टेज करते हैं, याद रखना जब हाई वोल्टेज करते हैं तो हमको कंडक्टर कम चाहिए होता है क्योंकि परिच्छेद काट कम हो जाता है, ठीक है, और लॉसेस भी कम हो जाती हैं, ठीक है। तो जो दूसरा ऑप्शन दिया है कि शॉर्ट सर्किट करंट ऑफ द सिस्टम इंक्रीज, ये तो सही है, मगर जब कांस्टेंट वोल्टेज होता है फिर जब ज़्यादा वोल्टेज होता है तो हमको लार्ज कंडक्टर एरिया की आवश्यकता नहीं पड़ती, इसलिए यही गलत हो जाएगा, ठीक है। डिसएडवांटेज यही है, यानी ऑप्शन नंबर ये सही है, ठीक है। चलो अगला देखते हैं। थर्मल एफिशिएंसी पूछा है ऑफ द इंजन विद कंडेंसर एज कम्पेयर टू द विदाउट कंडेंसर, क्या होगा गिवन प्रेशर और टेम्परेचर पे, तो क्या होगा, हाइयर होगा, लोअर होगा, सेम एज लॉन्ग एज इन इनिशियल प्रेशर टेम्परेचर आर इज अनचेंज। तुमको पता है कि कंडेंसर और विदाउट कंडेंसर में जब कंडेंसर होता है तो उसकी एज कम्पेयर टू विदाउट कंडेंसर, अच्छा बिना कंडेंसर की तुलना में कंडेंसर वाले की दक्षता क्या हो जाती है, थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, याद रखना, क्योंकि संघनन की प्रक्रिया होती है तो इससे क्या होता है, सारी चीज़ क्या होती है, जब उसी जो भाप निकलता है उसको पानी का प्रयोग करके फिर दोबारा उसका यूज़ कर लेते हैं, जिससे क्या होती है थोड़ी बहुत एनर्जी बच जाती है, तो इससे एनर्जी बचने का मतलब हमारी दक्षता अच्छी हो जाती है, सही है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। रीजेनरेटिव सरफेस कंडेंसर, क्या उसमें क्या होता है, रीजेनरेटिव है, ठीक है, अच्छा देयर इज़ वन pump to remove air and condensate, there are 2 pump to remove an air condensate, there are 3 pump to remove air vapor and condensate, there is no pump condensate get removed from gravity। तो देखो इसमें हम सामान्यतः 3 पंप का प्रयोग करते हैं जो हवा को रिमूव करता है, वेपर को भाप होता है और भाप को कंडेंसर में भेजता है तो वो ठंडा होता है, ठीक है। तो लगभग सामान्यतः 3 का प्रयोग करते हैं, सही है। चलो लोड सेंटर इन ए पावर स्टेशन इस कहाँ होता है, ठीक है, लोड सेंटर की बात बोल रहा है, तो लोड सेंटर सर होता है सेंटर ऑफ मैक्सिमम लोड इक्विपमेंट, ठीक है। तो जहाँ पे मैक्सिमम लोड का इक्विपमेंट लगाते हैं वहीं उस केंद्र पे हम लोड सेंटर का अधिकतर प्रयोग करते हैं, सही है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है कि इन कोल प्रिपरेशन प्लांट, क्या है जहाँ पे कोल तैयार किया जाता है, मैग्नेटिक सेपरेटर क्या करता है, तो सर मैग्नेटिक सेपरेटर केवल यही काम करता है कि आयरन जो पार्टिकल है उसको निकालने का काम करता है, ठीक है। कि हमको पता है कि मैग्नेटिक सेपरेटर क्या करेगा, हमेशा चुंबकीय, जैसे कोयले में क्या होते हैं बहुत सारे चुंबक भी मिले होते हैं, तो उस चुंबक बोल रहे हैं, लोहे मिले होते हैं, लोहे के कण होते हैं, तो अंदर जाके चिमनी उमनी को ख़राब कर सकते हैं, तो हम क्या करते हैं उसको बाहर निकाल देते हैं, ठीक है, चिपका कर बाहर निकाल देते हैं, तो आयरन पार्टिकल को बाहर निकालने का काम करते हैं, सही है। चलो अगला देखते हैं। अंडर फीड स्ट्रोकर वर्क बेस्ट फॉर कोल हाई इन वोल्टाइल मेटल एंड विथ क्रैकिंग टेंडेंसी, तो सबसे बेस्ट कौन सा होता है, हमको पता है कि सबसे बेस्ट जो होता है हमारा एंथ्रासाइट होता है, ठीक है, फिर बिटुमिनेट होता है, फिर लिग्नाइट होता है, फिर पीट होता है, ठीक है। हालांकि इंडिया में सबसे अधिक बिटुमिनस पाया जाता है, ठीक है, सबसे अधिक बिटुमिनस पाया जाता है, इसको याद रखना, सही है ना। तो चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा है। द मैक्सिमम फ्लक्स इंड्यूस्ड ईएमएफ इन ए कंडक्टर डिपेंड अपॉन, किस पे करेगा, तो सर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ देखो ये है कि तुम 5000 फ्लक्स लेकर आओ उससे मतलब नहीं होता है, तुम 200 फ्लक्स लेकर आओ मगर उसका क्या होना चाहिए, समय के साथ परिवर्तन होना चाहिए, तो इसका सही एंटर हो जाता है, ठीक है। तो हम कहेंगे सर रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज जो है वो ज़्यादा मैटर करता है, d∅dt, ठीक है, वो ज़्यादा मैटर करता है, सही है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिर वही कहानी जो फिर से है तुमको बतानी कि प्योरली इंडक्टिव सर्किट में क्या सही है, ठीक है, प्योरली इंडक्टिव सर्किट के लिए क्या सही है। एनी कैपेसिटेंस इवन इफ प्रेजेंट द सर्किट विल नॉट बी चार्ज, ये तो गलत है, चार्ज तो होगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअल पावर ऑफ द सर्किट इज जीरो, देखो ये सही है, अपेरेंट पावर शून्य नहीं होता है, रिएक्टिव पावर शून्य नहीं होता है, जो एक्चुअल पावर होता है वो शून्य होता है, क्यों, क्योंकि हमको पता है V/I बराबर cos फाई, और ये एक्चुअल पावर का फॉर्मूला है, तो cos फाई शून्य होता है ना प्योर इंडक्टर में, तो cos फाई शून्य का मतलब सारी वैल्यू शून्य, तो एक्चुअल पावर वाला सही आंसर हो जाएगा, सही ना। रिएक्टिव और अपेरेंट शून्य नहीं होता जी, हालांकि है ये भी पावर मगर शून्य नहीं होता है, याद रखना। चलो क्वेश्चन क्या पूछा है, 2 कॉइल है जिनके इंडक्टेंस कितने हैं, 8 मिली हेनरी है और 18 मिली हेनरी है, और कोफिशिएंट कितना है, तो 0.5 है। तो पूछा है
एडिंग सीरीज एडिंग भी कनेक्टेड है, तो टोटल इंडक्टेंस कितना हो जाएगा यही बताना है। कोई दिक्कत नहीं है सर। चलो L1 प्लस L2 प्लस 2M, क्योंकि एडिंग में है कोई दिक्कत नहीं है। M क्या है, कोफिशिएंट कपलिंग है, 0.5 दे दिया है, ठीक है। सॉरी यहाँ पे एक चीज़ गलत हो गया, पहले यहाँ पे M की वैल्यू निकालेंगे ना, तो M बराबर कैसे निकलेगा, M बराबर K रूट L1 इंटू L2 होता है। तो K की वैल्यू कितनी है सर, 5/10 है, ठीक है। L1 इंटू L2 करेंगे तो 18 गुणे 8 हो जाएगा, तो इसको कैसे लिख सकते हैं सर, 4 दूनी, अच्छा इसको ऐसे करते हैं 4 दूनी 8, कोई दिक्कत नहीं है। चलो 18 को कैसे लिख सकते हैं, तो 18 को लिख सकते हैं 18 है ना, अच्छा कुछ आएगा आंसर, चलो कोई दिक्कत नहीं। इसको कहते हैं 4 दूनी 8, ये हो गया। फिर 18 को लिख सकते हैं 9 गुणे 2, लिख सकते हैं, हाँ सर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलो यहाँ से 2 बाहर लेते हैं, 4 में से बाहर लेंगे तो 2 बाहर आएगा, 2 और 2 में से 1 फिर 2 बाहर आएगा, और 9 में से 3 बाहर आएगा, यानी 2 दूनी 4, 4 3 12 आ रहा है। कितना आ रहा है हमारा, 12 आंसर आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, सही है ना। देखो 4 में से पेड़ निकालोगे बाहर, 2 इंटू 2 तो 2 आ गया, और ये भी 2 है और ये 3 है, तो 2 दूनी 4, 4 3 12 निकल के आ रहा है। तो इसको हम लिख सकते हैं कि सर 5/10 गुणे 12, यही लिख सकते हैं। तो 12 पंजे 60 होता है, इसको काट दिए 2 आ गया, इसको काट दिए 6 आ गया, यानी हमारी M की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। अब कोई दिक्कत नहीं है, अब लिख रखो, रखने के लिए पहले लिखना तो पड़ेगा ना, L1 प्लस L2 प्लस 2M। L1 L2 कितना है, 18 8 कितना हो गए, तो सर 18 8 हमारे हो गए 26, ठीक है, 18 8 26 हो गए। और यहाँ पे कितना आया था सर, 6 आया था ना, तो 6 गुणे 2 करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 6 दूनी 12 हो गया, तो 26 और 12 कितने हो गए, 26 12 सर हमारे 38 हो गए, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा, सही है। चलो अब देखो जो 29 क्वेश्चन है ये भी न्यूमेरिकल है, मगर ये क्वेश्चन कहाँ से लिया गया है सर, E बराबर डायनेमिक इंड्यूस EMF का फॉर्मूला E बराबर BL/V साइन थीटा है, ठीक है। चलो अब देखो बोला है राइट एंगल, राइट एंगल मतलब साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, कोई दिक्कत नहीं, इसको हटाओ, बस ये लिखते हैं। B की वैल्यू कितनी है सर, B की वैल्यू हमारी है 1 है। L की वैल्यू कितनी है सर, 2 मीटर है। V की वैल्यू कितनी है सर, 12.5 यानी 125/10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। इसको काटते हैं 5 बार में जाएगा, फिर इसको काटते हैं तो कितनी बार में जाएगा सर, ये जाएगा 2 बार में 10 और 5, तो हमारा कितना जाएगा 25 वोल्ट, सही आंसर चला आएगा, सही है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर वही कहानी, क्वेश्चन पूछा है कि एवरेज वोल्टेज 10 है, टर्न इतना दिया है, और फ्लक्स लिंकेज जो हो रहा है कितने समय पे हो रहा है, 5 पे। तो हमको निकालना क्या है, टोटल फ्लक्स चेंज कितना हो रहा है ये निकालना है। तो हमको पता है क्या फॉर्मूला होता है, E बराबर N d∅dt। चलो तो E की वैल्यू दी हुई है, E N दिया हुआ है 250, d∅ निकालना है, ठीक है, dt दिया हुआ है 5, तो क्योंकि पॉइंट है तो ऊपर 10 चलाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 1 0 से 1 0 उड़ा देते हैं, ठीक है। ये कितनी बार में चला जाएगा सर, ये चला जाएगा 5 बार में, 50 गुणे 10 कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, ठीक है। और जब फाई निकालेंगे तो 1/50 बटे d∅, यही आ रहा है ना। तो 1/50 को क्या लिख सकते हो सर, 1/50 को हम लिख सकते हैं, एक बार में तो जाएगा नहीं तो 0 लगा दें, फिर ये 10 हो गया, 0.02 वेबर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 0.02 वेबर हमारा सही आंसर हो जाएगा, सही है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा है। देखो ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं जी, ठीक है, और पूछे गए हैं और लगता है कि पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे, ठीक है, और इसलिए वाले क्वेश्चन पूछे गए थे और भी सेटों में, तो बाबू इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलो द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बाउंडेड इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, जो बाउंडेड एनर्जी काइनेटिक एनर्जी होती है, हमको पता है कि हमेशा अनबाउंडेड एनर्जी से कम ही होगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी मतलब क्या होता है, वो जितना खुले रहेंगे, जितना फ्री रहेंगे, उतना तेज़ी से गति करेंगे, ठीक है, और बंद रहेंगे यानी बाउंडेड मतलब बंद होना, और जब बंद होंगे तो क्या होंगे, धीमे धीमे चलेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी का तो मतलब ही होता है हाफ mv², यानी वेग जितना अधिक होगा उतना बढ़िया है। तो हम क्या कह सकते हैं कि अनबाउंडेड की तुलना में बाउंडेड की काइनेटिक एनर्जी कम होती है, ठीक है। चलो अगला देखते हैं, सुपर कंडक्टर पॉपुलर क्यों है, सुपर कंडक्टर पॉपुलर क्यों है, क्योंकि सर ये क्या कर सकते हैं,
ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई प्रतिरोध रिलक्टेंट प्रतिष्ठा ये सब कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो जब इसमें से करंट बहेगी तो करंट जितना ज़्यादा रहेगा, क्योंकि प्रतिरोध तो होगा नहीं, सुपर कंडक्टर है, तो जितना अधिक करंट गुजरेगा उतना ही तगड़ा क्या करेगा, ये मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे। तो क्या करेंगे, तो जनरेटिव मैग्नेटिक फील्ड बहुत तगड़ा बनेगा, ठीक है। अच्छा, अगला है सोल्डर किसका एलॉय होता है, तो सर सोल्डर तुम्हारा टिन और लेड का होता है, जो कि सॉफ्ट की बात होती है। तो टिन कितना होता है सर, 80%, और लीड कितना रहता है 20%, या कहीं कहीं देखो ऐसे लिखेगा 60 और 40। और याद रखना नॉर्मली जो इसका टेम्परेचर होता है 185 डिग्री सेल्सियस होता है, मगर जैसे जैसे टिन की मात्रा बढ़ाते चले जाओगे ये टेम्परेचर और घटता चला जाएगा, ठीक है। और लीड की मात्रा बढ़ाओगे तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट। चलो अगला देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग अफेक्ट ग्रेटली द रेसिस्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, यानी कोई विद्युत चालक है उसमें रेसिस्टिविटी है, तो रेसिस्टिविटी किससे प्रभावित होता है, पहला कंपोजिशन से, दूसरा प्रेशर से, तीसरा साइज से, चौथा टेम्परेचर से। तो हम आपको बार बार यही बताते हैं कि बहुत लोग ऐसे निकालते हैं, R बराबर रो L/A होता है, जिसको कह देंगे सॉरी कि सर यहाँ पे देखिए प्रतिरोध भी है, ये भी है, ये भी, तो सब पे डिक करेगा, मगर नहीं, रेसिस्टिविटी केवल किस चीज़ से बना है उस पर निर्भर करता है, ठीक है, किस चीज़ का बना है उस पर निर्भर करता है। यानी पदार्थ, यानी जो चालक है वो कॉपर का है, एल्युमिनियम का है, जिंक का है, आयरन का है, नाइट्रोम का है, टंगस्टन का है, इस बात पे निर्भर करेगा। इसलिए ऑप्शन नंबर ए यानी कंपोजिशन है, कभी कभी ये लिख देगा मटेरियल किस चीज़ का है उस पर निर्भर करता है, सही है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा है। चलो अगला क्वेश्चन है, द रेसिस्टिविटी ऑफ मेटल इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, क्यों, यानी जो किसी धातु का रेसिस्टिविटी है वो टेम्परेचर से क्यों प्रभावित होता है या फिर प्रभावित हो सकता है, तो इसलिए हो सकता है सर क्योंकि द एम्पलीट्यूड ऑफ वेरिएशन ऑफ एटम वेरीज विद टेम्परेचर, क्यों, क्योंकि सर जो टेम्परेचर कम ज़्यादा होगा तो उसके जो एटम है यानी जो परमाणु हैं वो भी क्या हो सकते हैं, उसमें कंपन की जो मात्रा है वो कम ज़्यादा हो सकती है, और कंपन मतलब एक तरीके से गति की बात करें, और गति कम ज़्यादा होती है तो प्रतिरोध पे प्रभाव तो पड़ता ही पड़ता है, सही है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सही है ना। चलो अगला देखते हैं, अ कंट्रोल सिस्टम वर्किंग अंडर अननोन रैंडम एक्शन इज कॉल्ड, ठीक है, यानी एक कंट्रोल सिस्टम है और वो अननोन रैंडम एक्शन पे चल रहा है, मतलब आपको पता नहीं कभी भी कुछ भी हो जा रहा है, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, तो देखो इसको देखते हैं तो बोलते हैं स्टोकेस्टिक कंट्रोल सिस्टम, मगर यार तुम्हारे सिलेबस का नहीं है कंट्रोल सिस्टम, इसलिए इसको डार्क मार्क कर दो, ठीक है ना, इसको छोड़ दो, सही है ना। चलो अगला देखो, बाई विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल एक्शन इज डिटरमाइंड बाई ए मैन वॉक अलॉन्ग अ पाथ, किसके द्वारा, किसी कंट्रोल के द्वारा मैन क्या होता है, पाथ यानी रास्ते के अलॉन्ग ही चलता है, इधर उधर नहीं भागता है, इसका क्या हो सकता है, दिया है ब्रेन, हैंड, लेग्स और तो किसके कंट्रोल एक्शन से, तो सर ब्रेन के कंट्रोल एक्शन से ही होता है, ठीक है, हाथ किधर ले जाना है, पाँव किधर ले जाना है, ये इसको रिफ्लेक्स बोलते हैं, और ये रिफ्लेक्स तुम्हारे टोटली ब्रेन से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है, और वो कनेक्टेड जो ब्रेन से मैसेज आता है तुम्हारी रीढ़ की हड्डी को आता है, उससे तुम्हारी सारी चीज़ें होती है, सही है ना। चलो अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, देखो सारे कंट्रोल सिस्टम के क्वेश्चन है, ठीक है, मगर हल्का अगर बेसिक नॉलेज तो होना नहीं तो छोड़ के चलाना, कोई दिक्कत नहीं, बाकी 35-36 तो ईजी दिए थे जी 40 में से, सही है ना। चलो अगला देखते हैं, एज अ रिजल्ट ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ नेगेटिव फीडबैक, तो क्या डिक्रीज़ नहीं होगा, नेगेटिव फीडबैक से क्या डिक्रीज़ नहीं होता है, ठीक है, इनस्टेबिलिटी, डिस्टॉर्शन, ओवरऑल गेन और बैंडविड्थ, ठीक है। तो देखो गेन तो हल्का फुल्का घट जाता है नेगेटिव फीडबैक से, ठीक है, डिस्टॉर्शन नहीं घटता है, ठीक है, डिस्टॉर्शन मतलब क्या हो जाती है, मतलब जो खपत है एक तरीके से कहते हैं जो त्रुटि है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है, और अगर देखो स्टेबिलिटी दिया होता तो सही मार देते हैं क्योंकि स्थायित्व तो बढ़ जाता है, मगर एक तरीके से देखें तो डिस्टॉर्शन क्या होती है, कमी नहीं होती है, तो ये नॉट डिक्रीज की बात बोला है, तो डिस्टॉर्शन नॉट डिक्रीज यानी कौन नहीं घटता है मगर हमको पता है कि ये घटता है, ठीक है, तो नॉट डिक्रीज वाले में डिस्टॉर्शन सही हो जाएगा। नॉट देता है तो बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ता है। चलो 39 क्वेश्चन है, इन ए कंट्रोल सिस्टम द आउटपुट ऑफ द कंट्रोलर इज गिवन टू, किसको देते हैं, फाइनल कंट्रोल एलिमेंट, एम्पलीफायर, कंपैरेटर या फिर सेंसर, तो किसको देते हैं, तो फाइनल कंट्रोल एलिमेंट को देते हैं, इसको डायरेक्ट पर याद रखो, ठीक है, समझाने लगे समझ में नहीं आएगा। चलो अगला, अ सिग्नल अदर देन द रेफरेंस
इनपुट दैट टेंड्स टू अफेक्ट द वैल्यू ऑफ कंट्रोल वेरिएबल इज नोन एज, इसको क्या बोलते हैं, कंट्रोल एलिमेंट ही बोलेंगे, ठीक है, सही है, कंट्रोल एलिमेंट बोलते हैं। देखो ये क्वेश्चन तुम्हारे थे जो बार में पूछे गए थे, ठीक है, 35 क्वेश्चन, 36 क्वेश्चन ऐसे थे जो आराम से तुम तो हो जाते, 35 से 36 क्वेश्चन रहते तो पूरे के पूरे सही करके आओगे, कोई काटने वाला नहीं था, ठीक है। तो इसको याद रखना, पूरे के पूरे सही है। और कुछ कंट्रोल सिस्टम का है तो हल्का फुल्का कंट्रोल सिस्टम पढ़ लेना है, ठीक है, बेसिक, ठीक है ना। चलो, तो आई होप सेशन पसंद आया होगा और इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं बार्क में, ठीक है। ये बस इतना अंतर था कि तुमको सही है तो पेपर नहीं लग रहा था, ये तो कहीं से प्रिंट लेकर आए। तो ये बार तुमसे शुरुआत में ही बोल दिए थे कि ये जो है PDF बनाया गया था, ठीक है, सॉल्व कराने के लिए, और वही PDF हम डाउनलोड कर लिए, ठीक है, क्योंकि पेपर वैसे का वैसा नहीं मिल रहा था हमको खोजने के बावजूद, ठीक है, और तुम लोग भेजते नहीं हो, तो इसलिए हम क्या किए, इसको जैसे PDF था उसी तरह इसको डाउनलोड कर लिए। तो आई होप सेशन पसंद आया, और सेशन पसंद आया बाबू तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल दी वेरी बेस्ट।